नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। इस वक्त पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है, अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात पाकिस्तान के किए हुए हैं, पाकिस्तान की सेना चौकियां छोड़ छोड़कर भाग रही है, मुनीर की टेंशन हाई है, तो अब सवाल ये कि क्या अब अफगानिस्तान ही पाकिस्तान का काम तमाम कर देगा, मुनीर को मटिया मेट कर देगा? हिंदुस्तान को सिर्फ कूटनीतिक चाल चलनी है और बाकी काम तालिबान का गोला बारूद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फाइनल राउंड एक तरह से कहें फाइट का चल रहा है। तालिबान मुनीर को गालियां भी दे रहा है, गोलियां भी दे रहा है। 3 दिन में 3 हमलों में मुनीर के 35 फौजी तालिबान ने मार गिराए हैं। तालिबान ने एक नया काम और शुरू कर दिया। इस बीच वो जिन फौजियों को मारता है उनकी डेड बॉडी उठा ले जाता है, उनकी पतलून को झंडा बनाकर लहराता है, मुनीर को चिढ़ाता है। तालिबान वो लड़ाके हैं जो युद्ध में कोई नियम नहीं मानते। तालिबान मुनीर को चुनौती दे रहा है कि अगर मर्द का बच्चा है तो खुद सामने आकर हमसे लड़े, मां का दूध पिया है तो खुद आकर लड़े। उन प्यादों को मत भेजे जिनकी पतलूनें हम हवा में लहरा रहे हैं। मुनीर तालिबान के सामने शांति के सफेद कबूतर उड़ा रहा है, डरा हुआ है। दोहा में एक राउंड की शांति वार्ता हो चुकी है, उसके बाद 35 फौजी मार दिए गए हैं। अब टर्की में दूसरे दौर की बातचीत होनी है। तब तक क्या होगा और उसके बाद भी क्या होगा? तालिबान पाकिस्तान को छिन्न भिन्न करने की कसम खा चुका है। मुनीर को मार डालने का बीड़ा तालिबान ने उठा लिया है। तो क्या जो काम भारत को करना था वो तालिबान हमसे पहले ही कर देगा? क्या तालिबान ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा? क्या ऑपरेशन 2.0 शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान का इतिहास भूगोल बदल चुका होगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल मौजूद रहेगा, शानदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ हैं। हमारे साथ एनएनडी दुबे हैं, पूर्व डीआईजी बीएसएफ, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, साउथ एशियन स्टडीज जेएनयू से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहल सर, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्ट्रगल की, लग रहा है कि पाकिस्तान का जो हश्र हमें करना था वो काम तो ये निपटा देंगे थोड़ी देर। बिल्कुल सही कह रहे हैं पेनाज आप। सबसे पहले मैं आपको हेनरी किसिंजर की एक बात बताता हूं जो उन्होंने अमेरिका के बारे में बोली थी, लेकिन आज पाकिस्तान के लिए बहुत ट्रू हो रही है। उन्होंने कहा था, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। यानी कि अगर अमेरिका के फ्रेंड बन गए तो बस आप गए। और वही हाल आप देखिए सब जगह हो रहा है, चाहे वो कनाडा है, भारत के साथ जो अमेरिका कर रहा है, उसी तरीके से पाकिस्तान का भी वही हश्र हो रहा है। टू बी पाकिस्तान फ्रेंड इज फेटल। और यह चीज रियलाइज की है किसने? पठानों ने, अफगानिस्तान में। किसने फॉर्म किया था तालिबान को? 1994 में पाकिस्तान ने किया था। उन्होंने उसको फंडिंग दिलवाई सऊदी से और अमेरिका ने सपोर्ट किया था उसको। उसके बाद क्या हुआ? 2001 में अमेरिका ने ले लिया तालिबान का एरिया, अफगानिस्तान ले लिया और तालिबान से लिया। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? 2021 में तालिबान को देके चले गए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ये ज्यादातर जो पश्तून है, ये पठान है, ये जो है ना फौज, एक ऐसी फौज है, ये ट्राइबल फौज है। इनका कोड ऑफ ऑनर बहुत ही स्ट्रांग है, इनका कोड ऑफ जस्टिस बहुत स्ट्रांग है। ये दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन है, और इस वजह से उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान आर्मी ने पंगा लेके बहुत बड़ा एक बखाड़ा क्रिएट कर दिया। क्यों नहीं ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते आज, जबकि 2021 में इतने बड़े दोस्त थे, पाकिस्तान के साथ थे ये? क्योंकि एक लाइन है जिसको कहते हैं डोरैंड लाइन, वो बनाई थी मॉर्टिमर डोरैंड ने, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था भारत के अंदर 1893 के अंदर। लेकिन उस लाइन को ना मानते हैं तालिबान, ना मानता है तहरीके तालिबान, यानी कि अफगानी उसको नहीं मानते। एक इस लाइन के आसपास दोनों साइड पश्तूनों का, पठानों का एरिया है, और वो ज्यादातर ट्राइब्स होती है, इंडिपेंडेंट फियर्स ट्राइब्स होती है। उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। सिर्फ 2 ही आदमी थे जिन्होंने उनसे लड़ाई की थी। एक महाराजा रणजीत सिंह की फौज थी, जो जोरावर सिंह और साथ साथ में उनके दूसरे बड़े जनरल्स थे, उनसे घबराते थे पठान। उनको बैटल ऑफ पेशावर के पास जो नौशेरा एरिया है, वहां महाराजा रणजीत सिंह ने खुद जाके लड़े थे आगे और जाके मारा था उनको, खदेड़ा था। कहां से खदेड़ा था? लाहौर से खदेड़ के ले गए थे खैबर पास तक। और उसके बाद थे ब्रिटिश आर्मी की जो सिख आर्मी थी, इंडियन आर्मी जो थी, सिख रेजिमेंट, जिसने बहुत बड़ा काम किया था। कहां के अंदर? आपने वो बैटल ऑफ सारागढ़ी जो पिक्चर 21 आपने पिक्चर देखी होगी, 21
जो सोल्जर्स, उसमें सिख भी थे, पंजाबी भी थे, वो सोल्जर्स ने 12 से 24 हजार पठानों के रोक के रखा था। आखिरी सिख तक लड़ते रहे थे, उसके बाद उनमें दम ही नहीं रहा। उसको छोड़ दीजिए तो आज तक हिस्ट्री में चाहे मुगल रहे हो, चाहे कोई भी रहो, चाहे वहां पे रहे हो ब्रिटिश अमेरिकन, चाहे रहे हो सोवियत यूनियन, कोई भी पठानों को कंट्रोल नहीं कर पाया। और दूसरी बात आती है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना, मां का दूध पिया है तो आओ इधर, ये मुनीर को बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मर्द हो तो हमसे लड़ो, अपने ऑफिसर्स को भेजो, खुद नहीं सैनिकों को भेजो जिनको भेड़ बकरियों की तरह मार देंगे। ये है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान का रिट हर रूरल एरिया में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रहा है। मेजर जो सिटीज है पेशावर और जो बजौर है और डेरा इस्माइल खान है, इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हो सिटी के तो टोटल एरिया कंट्रोल में है इनके टीटीपी के। ये इधर क्या लेते हैं, वसूली करते हैं, ये झंडे अपने चलाते हैं और ये रोड पे ब्लॉक्स करते हैं। वहां पे अपनी अपनी उनके जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं उनको रखते हैं। यानी कि पाकिस्तान आर्मी की रिट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलती, क्योंकि वहां वो पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाली नहीं है। जो हमारा काम है वो तालिबान कर रहा है। और तालिबान क्या है, तालिबान और तहरीके तालिबान दोनों के दोनों देवबंदी हैं, देवबंदी इस्लामिक और जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस है। जबकि आईएसआईएस के जो है, जो इनके अगेंस्ट काम करता है, जो पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो जो है प्योरिटिनाकल है, यानी कि प्योर वाला जो जिहादी एलिमेंट होता है ना, जिसे सलाफी जिहादी कहते हैं, वो है। इन दोनों में फर्क है और वो इनके अगेंस्ट काम करता है, लेकिन उनके साथ ये लोग नहीं हैं। आज जो एलिमेंट्स हमारे साथ हैं वो है तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान। हालांकि हम उनको फंड नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारा काम कर रहे हैं। और क्या कहा था कौटिल्या ने? कौटिल्या ने कहा था नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड, यानी कि मंडल थ्योरी क्या होती है, जो नेबर का नेबर है वो दोस्त है, क्योंकि नेबर के साथ तो हमेशा प्रॉब्लम्स होती है। और पाकिस्तान का जो नेबर कौन है? अफगानिस्तान। इसलिए हमें चाहिए कि उनको हम डिप्लोमेटिकली, मॉरली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा काम तो वो कर रहे हैं। रोज वहां लोग मर रहे हैं पाकिस्तान के। मुझे ये पता है पाकिस्तान अभी इम्प्लोड होने वाला है। चलिए, तो इंतजार करना होगा कि पाकिस्तान एक ऐसे बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है जो उसने खुद ही बनाया था और आज वो उसके लिए एक ऐसा नासूर बन रहा है कि कभी भी ये बम ब्लास्ट होगा और पाकिस्तान खत्म होगा। दत्ता साहब, मुनीर साहब का क्या हो रहा होगा? यहाँ देखिए, आपका फील्ड मार्शल है, उसको तालिबान के लड़ाके कहते हैं, माँ का दूध पिया तो आजा, मर्द है तो आजा। मतलब क्या मुंह दिखा रहा होगा ये शख्स पाकिस्तान में बैठ के? बिल्कुल पिनाज, मुनीर को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये एक होता आदमी का दीन ईमान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। भारत ने ओप सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चुन चुन के मारा, उनके टेररिस्ट टारगेट तबाह करे हमने, उनकी 11 एयरफील्ड हमने नकारा कर दी, उनके हमने बड़े बड़े असेट जो एयर असेट थे, उनके एवैक्स वगैरह थे, उनको तबाह किया, आसमान में और ज़मीन में दोनों। और उसके बाद पाकिस्तान में उस हारे हुए जर्नैल को इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। और अभी वो हारा हुआ फील्ड मार्शल अपने अफगान लड़ाकों के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। उधर से बलूचिस्तान में बलूची मार रहे हैं उनको, उधर वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी वाले हैं वो इनको मार रहे हैं। इन्होंने सोचा कि अभी अफगानिस्तान के पास तो हवाई जहाज़ नहीं है तो इन पे एयर अटैक कर दो। और जब उनका फॉरेन मिनिस्टर भारत में आ रखा था, इन्होंने बोला कि एक हम सबक सिखाते हैं अफगानिस्तान को कि हमारे से दोस्ती छोड़ के भारत के पास मत जाना, और हवाई हमला कर दिया। हवाई हमले के जवाब में अफगानिस्तान के सारे लड़ाके बॉर्डर में आके पाकिस्तान की सारी अग्रिम चौकियों पे हमला करके उनके 58 सोल्जर को शुरू में मार दिया, कईयों को बंदी बना के ले गए और उनकी पेंटे निकाल के टांग के झंडा लहरा दे हैं। कहां? अफगानिस्तान के अंदर उनके टैंक चला के ले गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये हारा हुआ फील्ड मार्शल, जो एक जाली फील्ड मार्शल बना दिया पाकिस्तान ने, दुनिया को और अपनी आवाम को पाकिस्तान के अंदर बताने के लिए कि हम तो भारत से जंग जीत गए, हमने उनके त्यारे गिरा दिए, हमने पता नहीं क्या कर दिया। उसे पूछो तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमारे त्यारे गिरे कि नहीं गिरे, कहीं पे किसी का सबूत नहीं है।
भारत के अंदर एक चिंटी भी मरती है तो उसका न्यूज़ आता है, उसका फ्यूनरल होता है तो उसको सलामी दी जाती है। कौन से जहाज गिरे, उनका मलबा कहाँ है, कौन सा पायलट इन्होंने मारा, किसको हमने आखिरी राइड करे जाके, सब झूठ। वो झूठ के पुलिंदे पे अपने अवाम को दिलासा दे रहे थे। अभी क्या है, अफगानिस्तान किसका नेबर था? भारत का। नहीं, पहले तो पाकिस्तान तो कभी वजूद में नहीं था। अफगानिस्तान भारत का क्या है? नेबर, एक्चुअल का नेबर। आज के दिन भी अगर हम पीओके वापस ले लेंगे तो दोबारा अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी बन जाएगा। हमारे संबंध अफगानिस्तान के साथ बहुत सदियों पुराने हैं। एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस आदमी जो होता ना, सिविलाइजेशन कनेक्ट जी। हमारा वहां से कोई ये नहीं था कि उनका हमारे साथ कोई गिला शिकवा या हमारा उनके साथ में है। हालांकि बहुत सारे इन्वेजन हुए भारत में, कई लोग वहां से भी आए। गजनी का नाम सुना होगा आपने, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन उसके अलावा इन द मॉडर्न हिस्ट्री अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, पीपल टू पीपल रहे हैं। हमारी फिल्में लोग वहां देखते हैं, हमारे गाने सुनते हैं। और एक गाना आपने सुना होगा, काबुली वाला आया, सुना आपको? किसने याद है किसी को गाना ये? काबुली वाला आया, काबुली वाला आया, पिस्ता बादाम लाया। तो भारत का ये रिश्ता है अफगानिस्तान के साथ। आज के दिन में जब वहां पे अमेरिका वहां पे मार काट कर रहा था अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने धोखा दिया अमेरिका को भी और अफगानिस्तान को भी। भारत ने लगातार वहां डेवलपमेंटल काम किया जी। उनके डैम बनाए, उनकी सड़कें बनाई, उनका पार्लियामेंट बनाया। भारत ने अपनी फौज नहीं भेजी। जब 2021 में वहां तालिबान का दोबारा शासन हो गया तो पाकिस्तानी बड़ा जश्न मना रहे थे। अब क्या होगा भारत का, इनका जो $3 बिलियन लग गए वहां तो बर्बाद हो गए इनके। भारत ने कोई बात नहीं, हम संयम रखते हैं। और भारत लगातार ह्यूमैनिटेरियन काम करता रहा, अर्थक्वेक में मदद करी, खाना भेजा, दवाइयाँ भेजी लगातार। तो पाकिस्तान का जो असली चेहरा पता चला अफगानिस्तान को कि भारत असल में ट्रू मित्र, ट्रू फ्रेंड, और पाकिस्तान दोगला धोखेबाज मुल्क जो अफगानियों को मरवा के अमेरिका से पैसा लेता था जी। और उसको उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में छुपा के उसको उल्लू बनाता रहा। किसको? अमेरिका को। तो यहां भी उल्लू बना रहा था, वहां भी उल्लू बना रहा था। वो बात अब अफगानिस्तान को पता चल गई। टीटीपी के लड़ाके दोनों तरफ लड़वा रहा था, शेयर दे रहा था सबको, और आज वही तालिबान उसके लिए भस्मासुर का काम कर रहा है। एनएनडी दुबे सर, आप ही को चर्चा में यहाँ पे शामिल करूं कि यहां पर अब आपको क्या लगता है कि हम तो कह रहे हैं कि भाई हम अपने राजनयिक संबंध आपसे बहाल कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ कूटनीतिक तौर पर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कूटनीतिक सपोर्ट ही क्या पाकिस्तान के टुकड़े करवा देगा? बिल्कुल बिल्कुल भारत कूटनीतिक तौर पर सपोर्ट कर रहा है। भारत ने 2021 के बाद, जब अमेरिका अफगानिस्तान अकॉर्ड के बाद जब अमेरिकन फोर्सेज वापस चली गई और अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान का शासन हुआ 2021 में, जैसा कि आपको पता है 2 दशक बाद हुआ। 2001 में 9/11 हुआ था और 2021 में अमेरिकन फोर्सेज वापस गई। और इस तरह से देखा जाए तो अफगानिस्तान में 30 साल सुपर पावर का शासन रहा। 1979 टू 1989 रशियन फोर्सेज और 2001 से 2021 तक अमेरिकन फोर्सेज। तो 3 डिकेड्स तक उन्होंने वर्ल्ड की 2 सुपर पावर को काउंटर किया है, अफगानी ने, तालिबानी ने। अब जब 20 साल बाद अकॉर्ड हुआ, क्या अमेरिकन फोर्सेज ऐसे वापस चली गई? अमेरिकन फोर्सेज के पास अब वो ताकत नहीं बची थी। अमेरिका के अंदर इतना विरोध हो रहा था इस बात का कि भाई ये फोर्सेज वापस बुलाओ, बिकॉज अमेरिकन्स कैन नॉट अफोर्ड कैजुअलिटी। अमेरिका अपनी धरती पर युद्ध नहीं लड़ता है, इसी के लिए वो जाना जाता है। अमेरिका ने अटलांटिक और पैसिफिक का घेराबंदी कर लीजिए, नीचे से मैक्सिको, ऊपर से कनाडा का घेराबंदी कर लीजिए, तो कौन सा वार अपने धरती पर लड़ा बताइए? हैज अमेरिका फॉट अ सिंगल वार ऑन देयर ओन सॉइल? नो। वो हमेशा युद्ध दूसरे के धरती पर लड़ते हैं। तो उनकी फोर्सेस थक चुकी थी, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए थे। अमेरिका के अंदर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा था कि भैया अफगानिस्तान छोड़ो, वापस आ जाओ। 21 में चले गए, अकॉर्ड हुआ और वापस सरकार तालिबान की आ गई। अब तालिबान की सरकार जब आ गई तो आप ये बताइए, ये जो आज का आप कूटनीति देख रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की, यही ओरिजिनल जियो पॉलिटिक्स है।
आप नक्शे से एक बार पाकिस्तान भूल जाइए, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना है, वो तो भारत ही था ना। तो भारत की सीमा आप गिलगिट बल्टिस्तान तक, जहां सर ने अभी बताया कि कल को हम ओरिजिनल अपने कश्मीर की पोजीशन में जाते हैं, तो अफगानिस्तान तो हमारा 7th कंट्री है जिससे हमारा बॉर्डर मिलता है। आज के तारीख में हमारे 6 पड़ोसी देश हैं, लेकिन अफगानिस्तान मिलता है तो 7th हो गए। आज की जो कूटनीति है यही ओरिजिनल भारत की कूटनीति है, और यही कूटनीति होनी चाहिए, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनिमी पाकिस्तान है। और अगली बात बताऊं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कोई नेचुरल संबंध नहीं है। पाकिस्तान हैज बीन अ लैंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द पाकिस्तानी रूलर्स, मिलिट्री रूलर्स। परवेज मुशर्रफ के टाइम में जो एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान का हुआ और किसी और एरा में नहीं हुआ था। आप बताइए, आपने पाकिस्तान को बैकयार्ड के तौर पे यूज किया कि घर के पीछे एक कोर्टयार्ड है, बैकयार्ड है, जिसके अंदर हम अपने मलबा और कूड़ा रखेंगे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कल्चरल, एथनिक और उसके बाद लैंग्वेज, किसी भी चीज का आप बताइए कोई कनेक्ट है? तो पाकिस्तान हमेशा फॉल्ट लाइन पे हारा है। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को अपने पास रखने की कोशिश की। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना मजहब के नाम पे। उस पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान 24 साल अपने पास नहीं रख सका। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां की रीति रिवाज, आपकी रीति है, रिवाज है, पहनावा है, लैंग्वेज है, जुबान है, खाना है, जहां आपसे मैच नहीं करता, उस लैंड को आप अपने पास कैसे रख सकते हैं सिर्फ मजहब के नाम पे? फिर तो बांग्लादेश बनना नहीं चाहिए था, बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान एक फ्रंट वहां हार चुका है ऑलरेडी। अब यहां पर पाकिस्तान इंटरनली बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है, और फील्ड मार्शल मुनीर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक फील्ड मार्शल गैरिजन रावलपिंडी में खड़ा है आज के तारीख में, उसको नॉर्थ में दिखता है तो तालिबान, वो जब वेस्ट में दिखता है तो उसको ईरान, नीचे देखता है तो उसको अरब सागर, जहां भारत की नेवल से पूरी नेवी लगी हुई है, और हमारे तरफ रेड क्लिफ लाइन पे इंडिया के बॉर्डर पे 3200 कुछ किलोमीटर ऑपरेशन सिंदूर जहां खत्म हुआ है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है। और तालिबान, आपसे बता दूं, यह पाकिस्तान आईसिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आईसिस खुरासान प्रोविंस के खिलाफ कोई एक्शन लिया? कोई बम्बार्डमेंट किया? कोई गोली चलाई? इन्होंने जाकर के काबुल में बम्बार्डमेंट किया, वो भी उस तालिबान के खिलाफ जिसके पास ना कोई एयरफोर्स है ना उसके पास कोई नेवी है। बात किस, हम तो वली महसूद को ढूंढ रहे थे। वली महसूद इनको मिल जाएगा। जिस तालिबान की 2 सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, गुरिल्ला और सुसाइड बमिंग। ये 2 दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है। गुरिल्ला को कोई परवाह नहीं होती, उसको कोई लग्जरी नहीं चाहिए, उसको वार इक्विपमेंट नहीं चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वियतनाम में यही अमेरिका हारा है। कितना बड़ा साइज है वियतनाम का? कोई साइज देखा आपने? आज क्या कर पाया वियतनाम का? कुछ नहीं कर पाया। तो उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स और दूसरा सुसाइड बमिंग। अभी आप मेनलैंड पाकिस्तान में देखिएगा कितना आत्मघाती हमला होगा, यही टीटीपी करेगा। और ये टीटीपी ने शुरू कर दिया है। ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। रशियन फोर्सेज के भागने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था सुसाइड बमिंग। शरीर में बम बांध के एक तालिबानी जिंदगी की परवाह किए बगैर आपके कैंटोनमेंट गैरिजन एरिया में घुसता है, ब्लास्ट करता है, सैकड़ों को मारता है। उसका क्या आंसर है? जिस तालिबान को जिंदगी की चिंता नहीं है, इसीलिए तालिबान काबुल के सड़क से ललकार रहा है आज के तारीख में कि अयूब मुनीर, मां का दूध पिया है तो सामने आके लड़ो। उसको पता है ये सामने आके नहीं लड़ेगा। तो तालिबान इस समय मरने पर तैयार है। अभी वो कोनार नदी का पानी रोकने के लिए डैम का ऑर्डर दे दिया उन्होंने, उनके चीफ ने, कि कोनार नदी पर डैम बनाओ और पानी जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा है वो भी रोको। इसके अलावा उनका जो अभी डिफेंस मिनिस्टर है वो दोहा गया था, उसने क्या बयान दिया है? वो भी मुल्ला उमर का बेटा है, मुल्ला याकूब। यही मुल्ला उमर जो 1999 में हमारा जहाज जब हाईजैक करके गया था तो तालिबान का चीफ था ये, जिसकी एक आंख खराब थी। लास्ट में ही डाइड इन द हॉस्पिटल ऑफ कराची। उसी का बेटा है जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है। उसने बयान दिया है। क्या बयान दिया है? इंडिया हमारा परंपरागत दोस्त है, भारत के साथ हम कूटनीतिक संबंध बढ़ाएंगे, जो भी उनके नेशनल इंटरेस्ट के फ्रेमवर्क में होगा। अफगानिस्तान तालिबान इंडिया के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने जा रहा है। आप क्या समझते हैं? सुनने के बाद पाकिस्तान की नींद हराम हो गई होगी। अभी चाइना मीटिंग कर रहा है उनसे, चाइना मीटिंग कर रहा है। अभी उनकी कल ही मीटिंग हुई है, वहां से चाइना भी दौड़ करके आ गया कि भाई हम मीटिंग करेंगे आपसे। ये होती कूटनीति, शस्त्र नीति,
कूटनीति, अर्थनीति, ये सब राष्ट्र को चलाने के एक बहुत बड़े हथियार हैं। तो और हिंदुस्तान उन हथियारों का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल चल रहा है, और सारे तरफ से चल रहा है, मल्टी प्रॉन्ग चल रहा है। दिस इज हाउ द जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी मस्ट मूव इन दिस रीजन टू डाउन पाकिस्तान, टू टीच लेसन पाकिस्तान। आज पाकिस्तान तो सबूत नहीं मांग रहा है। तालिबान अटैक किए हैं तो पहलगाम में तो कहता सबूत दीजिए, बंबई में कहता था सबूत दीजिए। अब आज तालिबान कह रहा है आप सबूत दो ना, क्या हुआ, हमने तो कुछ नहीं किया। और अफगानी तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को दूध और पानी की तरह से आप अलग नहीं कर सकते। दोनों एक ही हैं, एक ही कम्युनिटी है, एक ही बिरादरी है, एक ही कबीला है, एक ही खान पान है, एक ही रवायत है। और जिस बेल्ट में तार कांटा लगा रखा है ना उन्होंने पाकिस्तानियों ने क्वेटा के आगे जो अफगानिस्तान के साथ, वो तार कांटा ही है। उस तार कांटा से आप खैबर पख्तूनख्वा को दो पार्ट में नहीं बांट सकते। चलिए तो सर यहीं से इस बात को आगे सर के पास लेके चलती हूँ। सर क्या आपको लगता है, हम हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, आज नहीं होंगे 10 साल बाद होंगे, पर ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लोड होगा, टुकड़ों में टूटेगा। बलूच अलग लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सबसे पहला जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो खैबर पख्तूनख्वा में होगा, अफगानिस्तान की तरफ से होगा, और यही तालिबान और टीटीपी, यहीं से पहली बार पाकिस्तान टूटेगा? अब बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। मैं सोच रहा था इसी लाइन पे आपने मुझसे सवाल पूछा। देखिए, 2-3 बातें साफ साफ हैं। पहली बात कि पाकिस्तान को हम कैसे जानते हैं, डिसफंक्शनल स्टेट, फ्रजाइल स्टेट, हार्ड पावर स्टेट, कभी कभी हम कहते हैं फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट को मैं थोड़ा एग्री कम करता हूं, क्योंकि वहाँ का जो आर्मी इंस्टीट्यूशन है बहुत स्ट्रांग है। अभी वो खोखला जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। देखिए, पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, जिसको कहते हैं भारत से वो हटके छूट के जो पाकिस्तान बना, उसको एंडोर्स किसने किया, किसने समर्थन दिया? आप किसी ने समर्थन नहीं दिया। देखिए, कुछ लोग थे, कुछ लीडर थे, लियाकत अली, जिन्ना, 2-4 लीडर थे जो पाकिस्तान का नारा बुलंद किए हुए थे। बाकी आप देवबंदी ने अपोज किया था, यहाँ का एक बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी था, उसने अपोज किया। जो आप पख्तूनख्वा प्रोविंस की बात कर रही हैं, सीमा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात कर रही हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात कर रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया, विभाजन का विरोध किया। 1946 का चुनाव हुआ जो 2 नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ, कहीं पर भी किसी भी प्रोविंस में मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला, कहीं पर भी सरकार नहीं मिली। तो यानी कि पाकिस्तान का जो निर्माण है ना, वो अपने आप में एक फ्लॉड है। और अफगानिस्तान ने तो कभी वो निर्माण माना ही नहीं, माना ही यूएन ने भी अपोज किया। नहीं, वो बिल्कुल फ्लॉड है, वो उसका है ही नहीं। और दूसरी बात, वो क्या कहते हैं कि हम मुस्लिम स्टेट और इस्लाम की बात करते हैं। भैया, इस्लाम कहाँ है? वहाँ पे बलूच है, वहाँ पे सिंधी है, वहाँ पे पंजाबी हैं, वहाँ पे पठान है, पख्तून है। मुस्लिम कहाँ है? इस्लाम तो थोपा गया है। 6% लोग सिर्फ उर्दू बोलते थे, कहा कि पूरी राष्ट्र की भाषा को उर्दू बना दीजिए। अफगानिस्तान तो कहता है अब नकली इस्लामिक स्टेट हो, हम आएंगे तब हम बनाएंगे। मैं वही कह रहा हूं ना, वो हो रहा है, क्लेम हो रहा है कि आप जैसे अभी तहरीके तालिबान आ रहा है, इस्लामाइजेशन वो करना है। अब दूसरा आपका सवाल आता है कि देखिए, इंटरनल कंटेस्टेशन पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांग है। इस्लाम में भी कहते हैं कि अहमदिया नॉन अहमदिया के बीच में, सिया सुन्नी के बीच में। आप ये देखिए कि पंजाबी और सिंधी, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है। सिंधु देश की डिमांड कर रहे हैं। बलूच जो ट्राइबल है वो पंजाबी, उनके बीच में यानी कि रूरल और ट्राइबल डिवाइड है। बलूचिस्तान की डिमांड हो रही है। वहीं पर आप देखिए अर्बन जो है, पंजाबी और मुहाजिर जो देश छोड़ के गए थे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है। MQM देखिए, अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठे हुए हैं। यानी कि इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान में, वो अपने आप खोखला किया हुआ है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान को चलाता कौन है? देखने के लिए मोहरा वहाँ पे उनकी सरकार है, कभी नवाज शरीफ की सरकार है, कभी इमरान खान की सरकार है, कभी ये सरकार है, कभी ये सरकार है, कोर्ट की तरह है। अब लेकिन चलाता है डीप स्टेट है, वो जो है आर्मी है। और उसमें देखिए कोई दम नहीं। वो सिर्फ 2-3 पक्के पकाए तरीके हैं। एक तो वो फियर फैक्टर क्रिएट करते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत है, भारत हिंदू राष्ट्र है और इस्लाम को खतरा है और पाकिस्तान को खतरा है। उसके लिए वो एकजुट करता है जो इंटरनली खोखला है, उन बातों को भुलाने के लिए। आप देखिए पाकिस्तान में आज इकोनॉमिक हालात कितने खराब है। इन्फ्लेशन देखिए वहां पे कितना है। आज टमाटर के भाव, टमाटर के, आज कह रहा हूं मैं, आज का आप इंडेक्स देख लीजिए, 400 गुना टमाटर के दाम बढ़ गए हैं वहां पाकिस्तान में।
400 गुना, यानी कि आप 40 रुपए को आप 400 गुना कर दीजिए तो कितना बड़ा, कितना महंगा गेहूं के दाम आप देखिए, कितना बना हुआ है। आप उनका रुपये की हालत देखिए। वो जब खोखला होता है इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, पॉलिटिकली, जब वहाँ पे टेंशन होता है तो भारत को के खिलाफ एक तरीके से कश्मीर का राग और भारत के विरोध में। अब बात आ गई कि चारों तरफ से पाकिस्तान किससे घिरा हुआ है। जो अमेरिका कहता था कि बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ है पाकिस्तान में, आप सैटेलाइट इमेज से देखेंगे तो एक तरफ अरेबियन सी दिखेगा, दूसरी तरफ ईरान दिखेगा, एक तरफ चीन दिखेगा, एक तरफ यूएसएसआर दिखेगा, पहला फॉर्मर यूएसएसआर। आज देखिए कि चारों तरफ पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ईरान से कॉन्फ्लिक्ट है, हजारा और जो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा ईरान उनका दोस्त नहीं है। ईरान भारत से दोस्ती की बात करता है। ईरान, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा है, अमेरिका को लेके आया अब इस क्षेत्र में। ईरान कभी भी खुश नहीं है। आप पूरा अफगानिस्तान का आप देख लीजिए, तालिबान कहाँ से क्रिएट हुआ, मुजाहिदीन क्रिएट किए। जब सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान में हुआ तो मुजाहिदीन बनाए पाकिस्तान के माध्यम से, और एक तरीके से पाकिस्तान को जो एक ट्राइबल स्टेट है वहाँ पर भी देखिए उज्बेक है, हजारा है, पख्तून है, वो पूरा कम्युनिटी है वहाँ पे, वो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो इस्लाम की बात ही नहीं। तो वहाँ पर ये अफगानिस्तान आज बड़ा दुश्मन है। आप वहाँ, और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जो रिवर की बात कही, रिसोर्सेज की बात कही, ट्रेड की बात कही, पाकिस्तान में भी क्राइसिस आने वाला है। उधर भारत है, आप भारत के साथ में पाकिस्तान, जिस तरह से एग्रेसिवली तालिबान चल रहा है, जितना एग्रेसिवली हम फाइट देख रहे हैं, शांति वार्ता अपनी जगह, लेकिन उसका कुछ असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। और आप कह रहे हैं कि दोनों के मिजाज में शुरुआत से ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कभी भी पाकिस्तान को एक्नॉलेज नहीं किया है तालिबान ने, अफगान ने। तो आपको लगता है कि सबसे पहले जो कोई हिस्सा पाकिस्तान से अलग होगा वो यही हिस्सा होगा? सबसे पहले बलूचिस्तान बहुत, अच्छा, सबसे पहले बलूचिस्तान बहुत ही फ्रजाइल है। और आपने बिल्कुल एकदम सही कि ये जो खैबर पख्तून है वो पख्तून कम्युनिटी है, और वो वही हाल होगा जैसे सोवियत ने लीड लिया डोनबास रीजन में, यूक्रेन में। वो क्या कारण था उसका कारण था कि वो जो डोनबास रीजन है, 3 जो उसके क्षेत्र हैं, वो रशियन स्पीकिंग पीपल है। तो रशियन ब्रीड है, रशियन स्पीकिंग पीपल है, तो इजीली वो एक्सेस हो गया। तो तालिबान बढ़ेगा तो खैबर पख्तूनवा तो इजीली, क्योंकि वो तो पख्तून है सारे के सारे। और आप तहरीक तालिबान कौन है? पख्तून है। आप खुरासान कौन है? पख्तून है। बलूच कौन है? उनका भी पख्तून से, पठान से जुड़ाव है। और तालिबान कौन है? पख्तून है। तो पूरा जो बेल्ट है तो ये तो बहुत फ्रजाइल है, और ये इम्पोज किया गया है। देखिए कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है। 1894 में अंग्रेजों ने जो संधि किया था, उस वक्त ये पख्तून के बीच में एक लाइन, अपना स्ट्रेटेजिक जोन क्रिएट, जिसे अफगानियों ने कभी नहीं माना, कभी भी डूरेंट लाइन को कभी भी अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना, और पहले भी नहीं माना। तालिबान जब इनके इशारों पर चलता था तब भी नहीं माना, और अब इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है मैं आपको दे रहा हूं, वो जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, जो माइग्रेशन लोगों का एकदम, वो तो डिफाई किया हुआ है, पूरा का पूरा उस बॉर्डर के लाइन को डिफाई किया हुआ है। पाकिस्तान ने अपना सेना को डिप्लॉय किया। एक और मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देखिए पाकिस्तान में क्या है, आर्मी दिखती है, आर्मी में दम नहीं है। वो 4-5 भारत के साथ युद्ध लड़ चुके हैं, वो कहीं नहीं जीते। तो क्या करते हैं, और ये मिडिल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं ना, ब्रिगेडियर हुआ, कर्नल हुआ, उनमें एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है कि हम डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकते, तो हम प्रॉक्सीज के माध्यम से वॉर लड़े। तो वो प्रॉक्सीज, पहले मुजाहिदीन और तालिबान भी तो एक प्रॉक्सी बनाए थे उन्होंने, और जो खुरासान वो भी प्रॉक्सी था। और भारत के साथ भी जो ये जो हाफिज सईद वाला ऑर्गेनाइजेशन और लश्कर तैयबा और ये सब प्रॉक्सीज हैं। तो प्रॉक्सीज के माध्यम से, यानी कि प्यादों के माध्यम से युद्ध लड़ने की बात करता है। जैसे कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ईरान सोचता है कि इनके माध्यम से मैं पूरा इस्लामिक सुपरमेसी क्रिएट कर दूं। वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ड्रीम दूर है। पाकिस्तान एक फ्रजाइल स्टेट बन चुका है। ये हमारे लिए भी नासूर इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में तबाही आएगी तो लोग किधर भागेंगे? वो भारत की तरफ भागेंगे। अफगानिस्तान में हालात इतने अच्छे हैं नहीं, ईरान घुसने नहीं देगा, वहां पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। तो नेचुरल जो डेस्टिनेशन है वो भारत है। और आप ये देखिए, इंडिकेशन है कि मुतादी किस चीज को बॉन्डिंग कहां दिखा रहा है कि भाई हमारा जो इस्लाम है वो इंडो इस्लामिक इस्लाम है।
हमारा देवबंद से जुड़ाव है, हम यहाँ से, हमारी संस्कृति यहाँ की संस्कृति है, तो वो रिमाइंड करता है, कनिष्क को रिमाइंड करता है, मौर्य डायनेस्टी को रिमाइंड करता है कि हम तो आप ही के हैं, हम और आप नेचुरल फ्रेंड है, पाकिस्तान हमारा नेचुरल फ्रेंड नहीं है। और ये बात मान के चलिए कि पूरी दुनिया ये बात माने। ठीक है सर, अब जरा कुछ सवाल हम अपने ऑडियंस से भी ले लें। आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे जी? जय हिंद सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अपना हथियारों और लड़ाकू विमानों का बहुत धौंस दिखाता है, लेकिन शायद वो भूल गया 71 की लड़ाई में PNS गाजी के साथ क्या हुआ था, या 2019 में पुलवामा का जो हमला हुआ था उसके बाद F-16 को हमारे MiG-21 ने कैसे गिराया था। तो सर क्या उसे सीखना नहीं चाहिए कि जो बताना चाहिए जो भारतीय सेना ने क्या किया, फिर तब भी वो धौंस दिखा रहा है। पाकिस्तान सुधर जाए तो पाकिस्तान ही कहाँ रहेगा। और सवाल जी जी, एक दो सवाल ले लें सर, फिर आते हैं। हाँ नमस्कार सर। सर पाकिस्तान वो दीवाना है जो आतंकवाद के प्रति अपनी दीवानी हमेशा दिखाता आया है और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तो सर मेरा सवाल ये है कि ये पाकिस्तान में आतंकवाद कब खत्म होगा, क्योंकि उसे भी अच्छी तरह पता है कि मुनीर जैसे लोग पनीर की तरह कट जाएंगे अगर वो भारत के मुंह पड़ेंगे। तो सर ये कब खत्म होगा आतंकवाद? ठीक है, अगला सवाल। सर ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से उसने अपनी बेइज्जती करवाई है, चाहे वो अपने 93,000 सैनिकों की पतलूनें उतरवाना हो या फिर अपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अपने घर उड़वाना हो। ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं और वही चीज़ अभी वो अफगानिस्तान के साथ कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो इस चीज़ को एक पाकिस्तान को संदेश जा सकता है कि भैया अभी भी सुधर जाइए वरना इन फ्यूचर कुछ बड़ा होने वाला है। एनी चांसेस पाकिस्तान के सुधरने के? देखिए बहुत मुश्किल, इसलिए मैं कहूंगा चांसेस हैं कोई भी रिलेशनशिप सुधरने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो हाइब्रिड है। ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हाइब्रिड का क्या मतलब है? दिखाने के लिए, जैसे कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है, उसी तरीके से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तो कठपुतली है। उसको नचा कौन रहा है? उनकी आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी उनको कठपुतलियों की तरह नचाती है। पर क्यों करती है वो? क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल वो खुद अपने पास रख रही है और अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं है। तो उसको अगर कोई भी अपने अंदर सेंट्रलाइज करना है पावर को, तो क्या दिखाना पड़ेगा कि भारत एक बहुत बड़ी थ्रेट है। उसके लिए कन्वेंशनली तो लड़ नहीं सकते हमारे साथ, हर टाइम मुंह की खाई। आपने एग्जाम्पल दिया 1971 का ऑफ सिंदूर का, जब 90 घंटे के अंदर उन्होंने घुटने टेक दिए। तो कहीं ना कहीं उनको आतंकवादियों का इस्तेमाल करना पड़ता है टू ब्लीड इंडिया को ब्लीड कराने के लिए और इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड लाने के लिए। पर क्या वो सक्सीड हुए? इसके अंदर नहीं हुए। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यह पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान आर्मी को उखाड़ के फेंकना खैबर पख्तूनवा से। यानी कि उनका और तालिबान में यह फर्क है, तालिबान और उनकी सोच एक जैसी है, देवबंदी है, दोनों जिहादी हैं, लेकिन उनकी सोच में एक फर्क है कि पाकिस्तान की स्टेट और मिलिट्री एलिमेंट को नहीं मानती है टीटीपी, और वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि पाकिस्तान आर्मी आज वहां पे डर के फूंक फूंक के कदम रखती है। अब साथ में आखिरी चीज मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि देखिए भारत को ना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमने पाकिस्तान के 13 जहाज गिराए, लेकिन क्या हम पहले दिन से कह रहे थे हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए, हमने पाकिस्तान के नहीं? हमारे चीफ ने तो अब जाके आके कहा, क्योंकि फैक्ट्स, फिगर्स, पिक्चर्स, सैटेलाइट पिक्चर्स, उनके अपने वीडियोस जो वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो प्रूफ था। हमें किसी प्रूफ को दिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने दिखाया। हमने उनका एक जहाज जो है ना, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, जिसके ऊपर रेडार लगा होता है ना जहाज पे, ताकि वो अंदर तक देख सके दुश्मन की टेरिटरी में, उसको 314 किलोमीटर पे मारा S-400 से। और ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमारे एक्शन जो है वो दिखते हैं, उनका असर दिखता है, तस्वीरें आती हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। बादल जो है वो गरजते हैं, बरसते नहीं है वाला मामला है। बस आखिरी चीज इस पे मैं ये कहना चाहता हूं, हमने वो डर कर दिया था पाकिस्तानी एयरफोर्स पे कि वो उसके बाद उड़ी ही नहीं, उन्होंने सिर्फ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। दत्ता सर, क्योंकि आप फौज में रहे हैं, समझते हैं कि किस तरह की मूवमेंट होती है, और जब सारे बॉर्डर्स खुल जाएं तो भाई एक ऑफिसर के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यहाँ पर 6 लाख की आर्मी है, कहाँ कहाँ भेजे बंदा? मतलब मुनीर साहब को क्या टेंशन हो रही होगी? पीओके में डिप्लॉय करूं, बलूचों को संभालूं, अफगानियों से लड़ूं,
हैं और फिर पैसे ले लिए अरब देशों से, वहां भी थोड़े से भेजने हैं, तो क्या क्या करेगी? मतलब बेचारा बंदा क्या करे, कहां से डिप्लॉयमेंट करेगा, क्या प्लान करेगा, वॉर स्ट्रेटजी? बिल्कुल पिनाज, मुनीर को नींद नहीं आती रात को, अगर उसकी फोटो देखोगे उसकी आंखें सूजी हुई हैं। अभी ऐसा है कि एक ऑप्टपैक करके एक कोड वर्ड था जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चलाया था। ऑप्टपैक, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। 71 की लड़ाई के बाद जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनको पता था कि भारत के साथ जंग में नहीं जीत सकते, तो उन्होंने बोला कि भारत के साथ उग्रवादी कार्रवाई करते रहो, बाय प्रॉक्सी लड़ाई लड़ते रहो, और खुद बोला हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो था ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। आस्ते आस्ते क्या होगा, 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने अभी करा, उसने करके दिखा दिया कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। जब वो 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होके वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बन गया, उसके तुरंत बाहर क्या किया उन्होंने, कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर आके बैठ गए। वो जो हम हर एक विंटर में खाली करते थे वहां बैठ गए जी, बोले ये तो वो जिहादी आ गए। तो भारत ने उस न्यूक्लियर थ्रेट के बीच में कारगिल की पहाड़ियों से मार मार के इनको निकाला, ठीक है, वो गया 99। उसके बाद इन्होंने बोला अब तो हम न्यूक्लियर पावर हैं, भारत हमारे ऊपर कन्वेंशनल हमला नहीं कर सकता। और अगर आपको याद हो, उस कारगिल की जंग के दौरान परवेज मुशर्रफ कहाँ गया हुआ था, बाहर के मुल्क में बैठा था, मेरे ख्याल चीन में था। उसकी एक कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, इंटरसेप्ट। उन्हें बोला साहब कारगिल से तो अब धक्का मारे, हमको अब क्या करें? कहता कोई बात नहीं, हम वो टूटी खोल देते हैं टेररिज्म की, कि हमारे पास जो टेररिज्म हमने पाल रखे हैं ये जिहादी, अब इनकी टूटी खोल देंगे, वो लगे रहेंगे भारत के अंदर। तो ये इनका जो था एक अनस्टेटेड ऑब्जेक्टिव, स्टेट पॉलिसी बाय यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अभी भारत ने इनको बोल दिया कि भाई जो 26 11 हुआ, भारत ने कुछ नहीं किया। उरी हुआ, भारत ने पहली बार रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद में जो इन्होंने बस के हमारे 40 जवान मारे, हमने वो जो बालाकोट स्ट्राइक किया पुलवामा के रिस्पॉन्स में, और उसके बाद में पहलगाम के बाद हमने किया ऑप सिंदूर। हमने उस पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर थ्रेट दिखा दिखा के भारत को बोलता तुम मेरे पे हमला नहीं कर सकते, हमने उसकी ब्लफ को कॉल किया। दुनिया में पहली बार एक मुल्क जो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे टेररिज्म फैला रहा था, उसको हमने काउंटर टेररिस्ट वॉर किया और उनको घर में घुस के मारा हमने। और उनके जो न्यूक्लियर सेट थे नूर खान में, उनके दरवाजे बंद कर दिए हमने। वो अपने न्यूक्लियर वॉर हेड के पास पहुंच नहीं सकते थे, वहां पे अभी तक भी रेडिएशन फैली हुई है। अब ये सुनने में आया कि वो जो नूर खान का इलाका है वो अमेरिका के कंट्रोल में था। पाकिस्तान के जितने वॉर हेड हैं, जितनी फैसिलिटी, अमेरिका कंट्रोल कर रहा था उसको। अभी जब नूर खान के ऊपर बम गिरे तो अमेरिका की, अब मैं वो हिंदी में वर्ड नहीं यूज करूंगा, तो उन्हें बोलो तेरे किए तो भारत ने मार दिया। फिर आया उनका यार ये जंग रोक दो आप। तो भारत ने बोला ठीक है, पाकिस्तानियों को बोलो हमारे डीजीएमओ को रिंग करे, हमने तो पहले ही बोल दिया था हमने टेररिस्ट टारगेट स्ट्राइक कर दिए, इसके बाद हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुमने हमारे फौज के ऊपर हमला किया। सर आप ही की बात को आगे ले जाती हूँ, जो आपने कहा ना जब भी प्रॉब्लम होती है और हारता है और जब कुछ समझ में नहीं आता तो अपनी टूटी खोल देता है टेररिज्म वाली। तो दुबे सर क्या वो नलका खुलने वाला है और ज्यादा अग्रेसिवली टेररिज्म का? क्योंकि सेना तो कम पड़ रही है, कहाँ कहाँ संभालें, बलूच संभालें, अफगान बॉर्डर संभालें, पीओके संभालें, कहाँ कहाँ संभालें? तो अब सेना नहीं बचेगी तो फिर क्या करेगा? बड़ा बुरा हाल है इस समय जिहादी एलिमेंट्स का भी पाकिस्तान में, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा दोनों का। जिस जैश ए मोहम्मद के सरबरा मौलाना मसूद अजहर है, इसके पूरे भाई 12 भाई कज़न जो सारे फसाद में शामिल रहे, IC 814 हाईजैकिंग से लेके और JNK असेंबली सुसाइड अटैक, पार्लियामेंट सुसाइड अटैक, IC 814 हाईजैकिंग, उसके बाद पुलवामा फरवरी 2019 और आपका पठानकोट एयरबेस अटैक 1 जनवरी 2016। तो इन सारे फसाद में मौलाना मसूद अजहर एंड फैक्ट्री शामिल थी, जिसमें इसके भाई, इसके बहनोई, इसके कज़न इब्राहिम अतहर, इसका जो रेड कैप था, चीफ था हाईजैकिंग टीम का। अभी बड़ी एक अजीब सी खबर आई है कि इसकी जो 2 बहनें हैं जो विडो हो गई इस ऑपरेशन सिंदूर में, और बहावलपुर के इनके मरकज़ शुबान अल्लाह में जो इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया और जिसमें बहुत सारे जैश ए मोहम्मद के जिहादी मारे गए, उसमें इसके बहनोई भी मारे गए। इसकी वाइफ भी मारी गई और इसके 2 बहनोई जो बहनें हैं इसकी,
वो दोनों लेडीज रिक्रूटमेंट कर रही हैं, महिलाओं का रिक्रूटमेंट कर रही हैं जैश ए मोहम्मद काडर में पाकिस्तान में घूम घूम के। एक तो रिसेंट खबर ये आई है, मौलाना मसूद अजहर की जो मर्दों वाली फौज है उनकी पूरी जैश ए मोहम्मद का जो काडर है वो अभी बैकयार्ड में बैठ गया है और वो भर्ती अब खवातीन कर रही हैं वहां की। इनकी दोनों खवातीनों का सहारा लेने की भारत नौबत के आ गई खिलाफ है। बदला लेने के लिए। अब आ जाता है लश्कर तोयबा। लश्कर तोयबा इनका थोड़ा वेल फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रॉक्सी, अभी इंडिया में भी कुछ गिरफ्तारी हुई, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, कुछ गिरफ्तारी यूपीएटीएस ने किया है, कुछ गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने किया है और कुछ स्लीपर सेल वो इंडिया के अंदर एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उन्होंने सबक सीखा है ना, उस सबक का सबसे बड़ा असर ये गया है कि पाकिस्तान अभी भी कोई भी हाथ डायरेक्टली नहीं जलाना चाहेगा। निकट भविष्य में अपना हाथ डायरेक्ट नहीं जलाएगा, भारत में अपने हाथ को बचाएगा और जो उसके एक्सटेंडेड प्रॉक्सी हैं जो भारत के अंदर सक्रिय हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा और उसके कुछ कुछ इंडिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। तो हमें इस फ्रंट पे सावधान रहने की जरूरत होगी, सावधान रहने की टेररिज्म से जरूरत- बाज नहीं आएगा। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है, Expected line हमको पे। पता है ये होगा। नहीं, हमने तो कहा ना तुम टेरर करोगे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, तब भी उसे डर नहीं लगा। जैसे मतलब। उसकी टोटी खुली है ना, तो हमारा भी ऑपरेशन सिंदूर की टोटी खुली है, वो बंद नहीं हुई है। हम गोली नहीं, वो तो गोला declared देंगे, है हाँ। वो। ठीक है, सवाल हमारा ऑफ सिंदूर का फुहारा चल रहा है उसके ऊपर, फव्वारा चल रहा है, टूटी उसकी ठीक है। है, फुहारा हमारा है। फव्वारा हमारा है, हाँ। सर साइरल रेडक्लिफ के वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, 2000 से पीओके के मामले में हर बार हम यूएन का दरवाजा खटखटाए हैं। कूटनीति का बात अलग है, जब आज पाकिस्तान बलोच में चाहे अफगानिस्तान के बॉर्डर में बिजी है, क्या हमें पीओके में सीधा वापस claim नहीं ले लेना चाहिए। वापस नहीं ठीक लेना है, चाहिए? ठीक है भाई, इतना परेशान है तो वापस ला ले। एक और सवाल किसका है? आप तो पूछ चुके हैं, हाँ, उधर दीजिए उनको। बैठ के पूछिए। सबसे पहले मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जय हिंद, जय भारत। मेरा जय सवाल हिंद भाई। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने बेशर्मी में डिप्लोमा कर रखा है, उपाधि हासिल कर रखी है। अभी तक मैंने जब से होश संभाला है मैंने सुना है कि ये सभी सारी जंगें हारे हैं, ये एक भी जंग ये नहीं जीते। तो इन्होंने जो मेडल टांग रखे हैं, तो क्या ये बेशर्मी के मेडल हैं? चलिए ठीक है सर, पीओके लेने के लिए सबसे मैं वहां से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा रेड क्लिफ अवार्ड, ये रेड क्लिफ अवार्ड नहीं, ये रेड क्लिफ ब्लंडर है। और ये रेड क्लिफ ब्लंडर अब पाकिस्तान के लिए ब्लंडर हो रहा है। कैसे होता जा रहा है उसका देखिए। जो आपने एक सवाल किया कि सबसे पहला कौन सा भाग हटेगा पाकिस्तान से, सबसे पहले हटेगा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हटेगा। यानी हम पीओके ले लेंगे अब की बार। पीए को 100% से ले लेंगे, क्योंकि वहां पे जो जितने भी वहां पे मुजाहिदीन क्रिएट किए गए हैं वो भी पठान से समर्थित रहे हैं, और जो पख्तून लोग हॉस्टाइल हो रहे हैं जैसे जैसे पाकिस्तान से, वो पीओके की उनकी जो ग्रिप है वो कमजोर होती जा रही है। और भारत वहां पर एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है वो वहां मजबूत होता जा रहा है। वहां के हालात देखेंगे कि वहां पर देखिए आज भी क्राइसिस है। वहां पे मुस्लिम लीग का समर्थन वो वापस ले लिया। वहां पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, 16% उन्होंने बजट गिरा दिया। वहां पर ऑटोनॉमी का डिमांड है। वहां पे जो पूरा रिसोर्सेज है, बजट पे कंट्रोल है, प्राइम मिनिस्टर का है, जो आज़ाद कश्मीर काउंसिल है उसका पूरा कंट्रोल है। इंटरनल इतना अनरेस्ट है गिलगित बाल्टिस्तान में और पीओके में कि वो कभी भी भारत के साथ झंडा लेके प्रोफेसर साहब ने तो आज बहुत शानदार बात कर दी है, सब ऑडियंस खुश हो गई होगी कि भाई अब पीओके हमारा है। हालात जो पाकिस्तान के वो हमको एक पैसेज दे रहा है, हमको दे रहा है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान खुद तो इंटरनल क्राइसिस में है, लेकिन पाकिस्तान को जो बाहरी शक्तियां हैं वो भी एक फुटबॉल बना के इस्तेमाल कर रही है। जो हालात है, जो टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये बात आप मान के चलिए कि टेररिज्म को पाकिस्तान और वहाँ की सेना सीधा उपयोग कर रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर है वो भी पहलगाम में इंडिकेशन मिला कि कौन सा देश इन्वॉल्व था। हमारा पड़ोसी देश था, जो वो एनिमीज फ्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा इन्वॉल्व था। जब वहाँ पे अजहर मसूद को ब्लैक उसमें यूएन लिस्ट में शामिल करने की बात थी तो कौन वीटो कर रहा था? चीन कर रहा था। अमेरिका का आप देखिए डबल स्टैंडर्ड कितना होता है कि जब पहलगाम चल रहा है तो उनको IMF से बेल आउट किया जा रहा है। यानी कि मुझे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ये दोहरा जो चेहरा है, हम तरक्की कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे तरक्की करते हैं दोस्त कम हो जाते हैं। वो अपने रणनीतिक कूटनीतिक इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम समझती है, लेकिन वहां पे सबकी आवाज है, सिर्फ आवाम की आवाज को दबा दिया गया। एक पॉइंट में आवाम की आवाज को कैसे दबा दिया गया, देखो दो साफ साफ उदाहरण है।
तहरीक इंसाफ को बैन किया, राजनीतिक दल था, पॉपुलर पार्टी थी इमरान खान की, और अभी कल जो तहरीक लब्बाइक एक सोशल मूवमेंट के रूप में खड़ा हुआ उसको भी बैन कर दिया गया। यानी कि आवाम की आवाज के अलावा अल्लाह की, अमेरिका की और असैसिनेशन की और आर्मी की आवाज और किसी की नहीं है। ठीक है अफगानिस्तान एक लास्ट क्योंकि सवाल है, लास्ट सवाल मैं चाहती हूं कि जो जनता ने पूछा है ना कि जो, क्योंकि हमारे मन में हमेशा वही सवाल रहता है, आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं कि पैसेज तैयार हो चुका है, सर ने जैसा कहा, अब उस पैसेज पे हमारी सेना आगे बढ़कर कब पीओके वापस लाएगी? देखिए, आपको मैं स्टेटमेंट याद दिला रहा हूं जो फॉरेन मिनिस्टर आया किसका, अफगानिस्तान का, उसने क्लियरली बोला कि J&K भारत का हिस्सा है। जब ये 1947 में रजाकार वगैरह लेकर आए तो कौन थे रजाकार? ये खैबर पख्तूनख्वा के पठानों को लेके आए थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की फौज इतिहास नहीं, वर्तमान बैल साहब, वर्तमान, अभी बच्चे वर्तमान सुनना चाह रहे हैं। वर्तमान में जो मेरी अपने आंकलन है, 2 है जगहें जो बिल्कुल टूटने को तैयार है। बलूचिस्तान ने तो ऑलरेडी 15 मई को आजादी घोषित कर दी है, मीर यार बलूच ने की थी, उनका लीडर है, और खैबर पख्तूनख्वा इस समय उनके कंट्रोल में नहीं है और सिचुएशन बहुत सीरियस होती जा रही है। ये 2 मेजर एरियाज है। पीओके में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धीरज रखिएगा, पीओके हमारा है, हमारा ही रहेगा। चलिए, तो आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए और इसी नोट पे ठीक है कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से मुनीर की हालत इस वक्त जो है उसे चक्रव्यूह में फंसा कर रखा हुआ है और सीधे ललकार रहा है, और मुनीर कहां छिपा है ये किसी को मालूम नहीं है, शांति की गुहार लगा रहा है एक बार फिर। तो पाकिस्तान में जो हालात हैं, और सर कह रहे हैं कि सबसे मुफीद वक्त है हिंदुस्तान के लिए बिना गोला बारूद चलाए पाकिस्तान का काम तमाम करने के लिए। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, शानदार ऑडियंस ने बेहतरीन सवाल पूछे और सपोर्ट किया, आपका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आज के शो में बस इतना है।